हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद। यह जो हमारी क्लास है भाग 9 है वर्ण विचार में। थोड़ा बहुत छूट गया था क्योंकि ये वीडियो जो है हमारे मोबाइल में 30 मिनट 31 मिनट का ही बन पाता है, 31 मिनट कुछ सेकंड का बन पाता है। ऑटोमेटिक यह क्या होता है, बंद हो जाता है। इसलिए वर्ण विचार भाग 9 में हम कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचमाक्षर और अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला नियम क्या है, यहाँ पर पहला नियम क्या है, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण, लिख लीजिए पहला, यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी ही वर्ग का कोई भी वर्ण आए, उसी ही वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। तो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। तो पंचमाक्षर किस में बदल रहा है, अनुस्वार में बदल जाता है, इतना जानिएगा। जैसे कहा जाए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है हिंदी कैसे लिखी जाएगी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है हिंदी कैसे लिखी जाएगी। जैसे हम लोग हमेशा लिखते चले आए, हिंदी ऐसे लिखी जाएगी, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है। हिंदी कैसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी। यही क्या है, सही है। देखिए आधा न के बाद क्या आया है, दा आया है। देखिए आधा न के बाद क्या आया है, दा आया है। और यह किस वर्ग का है, त वर्ग का है कि नहीं, कहे हैं। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण, देखिए पंचम वर्गीय वर्ण है कि नहीं, पंचम अक्षर है, पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो, अर्थात हलंत लगा हुआ है, स्वर रहित हो, उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी अक्षर वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए। देखिए त वर्ग का त थ द ध न, अर्थात पंचमा अक्षर के बाद उसी वर्ग का द आया है कि नहीं, अर्थात यह जो पंचम अक्षर है किसमें बदल जाएगा, आधा न लिख करके न, बल्कि किसमें बदल जाएगा, हिंदी में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। आधा न अनुस्वार में बदल जाएगा, ये जानिएगा। जैसे कह दिया जाए कंपन, हम लोग लिखते हैं कंपन ऐसे, जबकि यह क्या है, अशुद्ध है। देखिए आधा म के बाद अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर स्वर रहित है, उसके बाद उसी वर्ग का अक्षर आ रहा है, तो यह पंचमाक्षर किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसको लिखेंगे कंपन, शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कह दिया जाए नंदन, हम लोग ऐसे लिखते हैं, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है। आधा न के बाद उसी वर्ग का अक्षर आया है, तो यह अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार बदलेगा, नंदन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कुंड कह दिया जाए, कुंड हम लोग ऐसे लिखते हैं, जबकि यह क्या है, अशुद्ध है। देखिए ड़ के बाद क्या आया है, डा आया है कि नहीं, ड़ के बाद डा आया है, तो अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर स्वर रहित है, उसके बाद डा आया है, तो यह ड़ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अर्थात यह लिखा कैसे जाएगा, यह ऐसे लिखा जाएगा, कुंड, यह सही है, नंदन यह सही है। आज से जानिएगा हिंदी शुद्ध रूप में कैसे लिखना है, यह अनुस्वार के साथ लिखना है, न कि आधा न के साथ लिखना है। इसलिए पहला नियम है अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम है। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो पंचम अक्षर किसमें बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। यह था पहला नियम, आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा। अब हम दूसरा नियम लिखने चल रहे हैं, ठीक है, मिटा दें इसको। अब हमारा जो दूसरा नियम है, अनुस्वार और पंचम अक्षर के प्रयोग के नियम था। अब दूसरा हमारा जो नियम है, दूसरा नियम क्या है, लिख लीजिए। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, यदि पंचमाक्षर कैसा हो, स्वर रहित, यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचमाक्षर आए तो, तथा उसके बाद
तथा उसके बाद कोई पंचमाक्षर आए, पंचमाक्षर आए, पंचमा अक्षर आए तो, पंचमा अक्षर आए तो वह पंचमा अक्षर आए तो वह पंचमाक्षर, वह पंचमाक्षर अनुस्वार में अनुस्वार में नहीं बदलेगा। वह पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ कहा जाए, सबसे पहले परिभाषा देखिए क्या लिखा गया है। देखिए, कह रहे यदि पंचमा अक्षर कैसा हो, स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचम अक्षर आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए वांगमय, वांगमय। देखिए, कह रहे हैं यदि कोई पंचमाक्षर स्वर रहित हो, हलंत लगा हुआ अर्थात स्वर रहित हो, तथा उसके बाद कोई पंचम अक्षर आ जाए, ये भी पंचम अक्षर है, ये भी पंचम अक्षर आ गया, तो अर्थात यह जो स्वर रहित पंचमाक्षर है यह अनुस्वार में नहीं बदलेगा, अर्थात ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले हुआ जैसे उन्नति, उन्नति, यह भी पंचमाक्षर। देखिए, पंचमाक्षर के बाद कोई पंचमाक्षर आए, चाहे वही आ जाए चाहे अन्य कोई आ जाए, उन्नति। जैसे कहा जाए सम्मान, पंचमाक्षर के बाद कोई भी पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार, पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदल रहा है। जैसे सन्मार्ग, सन्मार्ग, न के बाद माँ आया है, पहला जो पंचमाक्षर आया स्वर रहित होना चाहिए, दूसरा पंचमाक्षर स्वर रहित नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, अर्थात पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा आदि कह सकते हैं। ठीक, अब तीसरा नियम क्या है ये भी देख लीजिए। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, लिख लीजिए, यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो, यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद या वह आए तो, या वह आए तो, कह रहे हैं यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद या वह आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया जाए पूर्ण, पूर्य। देखिए, पंचमाक्षर के बाद, पंचमाक्षर है, आधा ड़ के बाद क्या आया है, यह आया है, अर्थात यह पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा, अर्थात कहा जाए पुण्य कहेंगे तो ये भी क्या है, गलत है। जैसे कह दिया जाए समन्वय, समन्वय, समन्वय में देखिए, समन्वय में क्या है, आधा न के बाद का वह आया है कि नहीं, अर्थात बताए हैं यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद यह वह आए, तो देखिए आधा न स्वर रहित के बाद वह आया है तो यह परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कहा जाए समन्वय कहा जाए तो ऐसे लिखना चाहिए, जबकि ये क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन नहीं बदलेगा लिख दिया, अनुस्वार पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे न, जैसे तुम्हें, तुम्हें। देखिए, आधा माँ के बाद क्या आया, हा आया है कि नहीं, या वह आएगा तो पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यह था अनुस्वार और पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। 3 नियम हो गए ना। अब चौथे नियम में चलते हैं। चौथा नियम क्या है यही देख लीजिए। चौथा नियम क्या है यहाँ देख लीजिए। चौथा नियम है श ख श से पूर्व, श ख स से पूर्व कर रहे हैं। श ख श से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक, श ख श कर रहे हैं, श ख श सही से लिख दें, श ख श से पूर्व कर रहे हैं, केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे जैसे लिखेंगे श ख श से पूर्व अनुस्वार का प्रयोग, जैसे अंश लिखा जाता है ना, देखिए बड़ा श के पहले अनुस्वार का प्रयोग होगा, हंस,
हंस आदि। तो देखिए अनुस्वार श ख श से पूर्व केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है। यह कौन सा नियम था? चौथा नियम था। एक नियम और है, एक नियम और है, यही बता दें। ठीक है, इसको मिटा दें। 4 नियम हो गए ना। पहला नियम पहले हो गया, दूसरा नियम, तीसरा नियम और चौथा। श ख श से पूर्व केवल अनुस्वार का प्रयोग होने से अंश और हंस। अब खटकोर वाला श वाला हेर लीजिएगा अगर कहीं मिल जाए। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। देखिए 5वां नियम क्या है? यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या, अंतस्थ मतलब य र ल व, अंतस्थ या ऊष्म वर्ण, या ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण है क्या? ऊष्म वर्ण देखिए श ख स ह, ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द, ऊष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द, होने वाला शब्द आए तो, होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। तो निश्चित रूप से अनुस्वार का प्रयोग होगा। करें यदि सम उपसर्ग के बाद, ध्यान दीजिए, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या र ल व और ऊष्म वर्ण श ख श ह से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे कहा जाए, जैसे समधन योग बराबर न, देखिए माँ के बाद क्या है? या आ गया, अंतस्थ है कि नहीं? क्या हो जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग संयोग होगा। जैसे समधन वाद बराबर, समधन वाद बराबर, देखिए माँ के बाद वा आ गया, संवाद हो जाएगा, अनुस्वार में प्रयोग हो जाएगा, संवाद। समधन हार बराबर, समधन हार बराबर, यह माँ अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि यहाँ हा आया है, संहार हो जाएगा, संहार। समधन, समधन न्यासी बराबर, समधन न्यासी बराबर, सन्यासी ने, समधन न्यासी बराबर, समधन न्यासी बराबर सन्यासी, यह माँ अनुसार बदल जाएगा सन्यासी, यही शुद्ध है। सन्यासी में अनुसार भी होगा, आधा न भी होगा। शुद्ध अशुद्ध बहुत पूछा जाता है, सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान दीजिए, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस या र ल व या ऊष्म वर्षाखा शह से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुसार का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या है? बालाघात। बालाघात किसे कहते हैं? लिख लीजिए, बालाघात किसे कहते हैं, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। बालाघात किसे कहते हैं? बालाघात किसे कहते हैं? किसी शब्द का उच्चारण करते समय, लिख लीजिए, किसी शब्द का उच्चारण करते समय, किसी शब्द का उच्चारण करते समय किसी अक्षर पर पड़ने वाला विशेष बल, किसी अक्षर पर, किसी अक्षर पर पड़ने वाला विशेष बल, विशेष, किसी अक्षर पर पड़ने वाला विशेष बल बालाघात कहलाता है। बालाघात कहलाता है। कारण बालाघात किसे कहते हैं? बलाघात, सॉरी बालाघात नहीं, बलाघात है हिंदी में। बालाघात किसे कहते हैं? किसी शब्द का उच्चारण करते समय किसी अक्षर पर पड़ने वाला विशेष बल ही क्या कहा जाता है? बलाघात। जैसे कबीर, ब पे पड़ रहा है कि नहीं विशेष बल, कबीर। राम, रा पे पड़ रहा है कि नहीं विशेष बल, आदि कहा जाता है। जैसे हो गया, ठीक है। बालाघात किसे कहते हैं लिख लीजिए। एक चीज और बचा हुआ है, यहीं पर मिटाकर लिख देते हैं, आपको बात ही खत्म हो जाता है। बस ये लास्ट पॉइंट है, बस
यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर देंगे। जैसे व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, पॉइंट करके लिख लीजिए। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, लिख लीजिए। वे व्यंजन ध्वनियाँ जो अलग अलग, वे व्यंजन ध्वनियाँ जो अलग अलग, जो अलग अलग लिखी जाती हैं, जो अलग अलग लिखी जाती हैं, जो अलग अलग लिखी जाती हैं किंतु उनका उच्चारण एक साथ होता है, किंतु उनका उच्चारण एक साथ होता है, किंतु उनका उच्चारण एक साथ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे जैसे साहित्य, साहित्य क्या है, वे व्यंजन ध्वनियाँ जो अलग अलग लिखी जाती है किंतु उनका उच्चारण एक, देखिए आधा तो लिखा गया अलग से लेकिन एक साथ पढ़ा रहा है। जैसे स्नान, स्नान कहा जाता है, शुद्ध रूप में स्नान है, स्नान है, लेकिन स्नान कहा जाता है, आधे लिख लीजिए बस। वे ध्वनियाँ जो अलग अलग लिखी जाती है किंतु उनका उच्चारण एक साथ होता है, जैसे साहित्य, स्नान, ठीक है, निबंध, ये सब ध्वनियाँ हो जाएंगी इत्यादि। तो यही था व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं और यह था बलाघात किसे कहते हैं। और यह पर वर्ण विचार, यह वीडियो भाग 9 में ही, भाग 9 में हमारा वर्ण विचार क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम हिंदी व्याकरण में नए टॉपिक में अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।